हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 10 अगस्त 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है वो ये है कि पेरिस ओलंपिक्स में इस बार गोल्ड मेडल जीता है भाला फेंक में अरशद नदीम ने, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। और सेकंड नंबर पे आए हैं नीरज चोपड़ा, इन्होंने रजत पदक जीता है। अभी विस्तार में बात करेंगे वीडियो के बीच में इनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट ने सही आंसर किया है और कुछ लोगों ने काफी डिटेल में भी इसका आंसर किया हुआ है। अच्छी बात ये लगी मुझे। खैर, मैंने आपसे ये पूछा था कि राइट टू एजुकेशन का जो अधिकार है ये आर्टिकल कौन से में दिया हुआ है। तो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट का ये हिस्सा है राइट टू एजुकेशन, और ये आर्टिकल 21 ए में दिया हुआ है। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारत देश के हर एक बच्चे को फ्री एजुकेशन का राइट देता है जब तक वो 14 वर्ष का नहीं हो जाता है। इसके अलावा आर्टिकल 17 भी फंडामेंटल राइट का पार्ट है। ये अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है, मतलब छुआछूत के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 32 भी फंडामेंटल राइट का ही हिस्सा है और इसका मतलब है संवैधानिक उपचार, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। आर्टिकल 32 के अंतर्गत अगर किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है न्याय मांगने के लिए। आर्टिकल 48 ए ये डीपीएसपी का पार्ट है और हमारे संविधान के भाग 4 में ये निहित है। आर्टिकल 48 ये बताता है कि भारत के हर एक नागरिक की ये ड्यूटी है कि वो अपने आसपास के जितने भी फॉरेस्ट हो गए या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए उन सभी को प्रोटेक्ट करके रखे। मतलब आर्टिकल 48 ये एक तरीके से इस चीज को बताता है कि भारत देश के हर एक नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि वो अपनी धरोहर को सुरक्षित रखे। आप सभी अगर स्टैटिक जीके में कोई भी समस्या फेस कर रहे हैं तो आप मेरी इस किताब को अमेज़न से ऑर्डर करके आज ही अपने घर मंगा सकते हैं। ये किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने लॉन्च करी हुई है। दोनों किताबों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसमें मैंने 81 टॉपिक स्टैटिक जीके के कवर किए हुए हैं और ये सारे टेबल के फॉर्मेट में हैं। और साथ में इन सभी टॉपिक से बनने वाले 2100 से ज्यादा पीसीएस पैटर्न पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्यूशन के साथ ही आपको दिए हुए हैं। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी है जिसने भूटान के ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी के साथ एक पैक्ट साइन किया है। और इस पैक्ट के अंतर्गत ये कंपनी भूटान के अंदर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की स्थापना करेगी। तो ये हमारी कंपनी है टाटा पावर। टाटा पावर ने भूटान के ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन के साथ इसलिए पैक्ट साइन किया है क्योंकि भूटान सरकार ये चाहती है कि भूटान के अंदर एक नया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाए। इसके लिए जो एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगी ये 6,900 करोड़ की कॉस्ट आएगी। मतलब आप ये बोल सकते हो भूटान सरकार टाटा पावर को 6,900 करोड़ की धनराशि देगी और इसकी मदद से टाटा पावर भूटान के अंदर एक पावर प्रोजेक्ट की स्थापना करेंगे। ये जो प्रोजेक्ट होगा ये 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। और भूटान में विंटर्स के दिनों में बहुत सारी बिजली की जरूरत होती है और जब गर्मी का टाइम आता है तो भारत ही भूटान से बिजली खरीदता है। मतलब गर्मी के दिनों में हमारे देश में कंजम्पशन बिजली का ज्यादा बढ़ जाता है और उस केस में उल्टा हम भूटान से ही बिजली खरीदते हैं। तो एक तरीके से भूटान के लिए ये 2 in 1 लाइफलाइन का काम करेगा। इनके देश में बिजली देने का भी काम करेगा और साथ में जो भूटान को हर साल भारत को बिजली प्रोवाइड करके कमाई होती है उसको भी आगे प्रोसेस करने का काम करेगा। भूटान का ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम होगा फोरलोचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फोरलोचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। भूटान की कैपिटल है थिम्पू और टाटा पावर की स्थापना सन 1919 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ हैं प्रवीर सिन्हा। कौन है प्रवीर सिन्हा? ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा 2024 का इंडिया मॉरिशस ट्रेड कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया? तो इसको इंडिया इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं इन शॉर्ट आईईटीसी, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। दरअसल ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका मेन उद्देश्य है भारत और मॉरिशस के बीच में व्यापार संबंधों को और आगे ले जाना। इस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत डॉक्टर एस जयशंकर ने भी पार्ट लिया और इसके अंतर्गत आने वाले समय में मॉरिशस और भारत दोनों हेल्थ केयर सेक्टर में भी काम करेंगे एक साथ, एजुकेशन के क्षेत्र में भी और बिजनेस के क्षेत्र में भी एक साथ काम करेंगे। और मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। वहीं पर इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया।
मॉरिशस में इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जुगनौथ। क्या नाम है इनका? प्रविंद जुगनौथ, इनका नाम आप ध्यान रखिए। हाल ही में इंडियन आर्मी के द्वारा लद्दाख में एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई है। इसका नाम क्या है? तो ये है पर्वत प्रहार नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज। इंडियन आर्मी इसको कंडक्ट कर रही है लद्दाख रीजन में। और ये एक्सरसाइज मेन इस पर्पज से है कि हाई एल्टीट्यूड में अगर ज़रूरत पड़ती है किसी भी बैटल की या वॉर की, तो इंडियन आर्मी किस तरीके से वहां पर प्रहार करेगी दुश्मन पर। इसकी खास बात यह रही कि इसमें इंडियन आर्मी के कई सारी यूनिट्स ने हिस्सा लिया, जैसे कि आर्टिलरी यूनिट भी थी, आर्मर्ड यूनिट ने भी हिस्सा लिया, इन्फेंट्री हो गई और सपोर्टिंग यूनिट्स हो गई, इन सभी ने हिस्सा लिया। इक्विपमेंट्स की बात करें तो यूएवी टेक्निक्स हो गई, एयर डिफेंस सिस्टम, K9 वज्र और डिफरेंट काइंड ऑफ टैंक्स हो गए, आर्टिलरी गन्स हो गई, इन सभी को इसमें शामिल किया गया। इतना ही नहीं, इंडियन आर्मी के जो एविएशन यूनिट है उसके हेलीकॉप्टर्स ने भी यहाँ पर हिस्सा लिया है। बाय द वे, क्या आप बता सकते हो अभी जून के महीने में, 2 महीने पहले ही जून में इंडियन आर्मी के नए चीफ कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम भी आप मत भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है उपेंद्र द्विवेदी। क्या नाम है? उपेंद्र द्विवेदी। और इन्होंने किसकी जगह ली है? मनोज पांडे की जगह इन्होंने ली हुई है। अभी कुछ टाइम पहले ही एक और मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम है खान क्वेस्ट। और ये कौन से दो देशों के बीच में हुई है? तो ये इंडिया ने मंगोलिया के साथ कंडक्ट करी है। इस बार 2024 की खान क्वेस्ट मंगोलिया की कैपिटल उलान बतर में आयोजित करी गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यूपीआई की लिमिट टैक्स पेमेंट के लिए कितनी बढ़ा दी गई है? इसका देखिए मतलब ये है कि अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आपको हर साल जब आप इनकम टैक्स फाइल करते हो तो आपको पेमेंट करना होता है। तो अभी तक क्या था कि अगर आप आईटीआर फाइल करते टाइम गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके अगर टैक्स पे करते थे यूपीआई के थ्रू, तो आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए पे कर पाते थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अभी हाल ही में एक बैठक आयोजित हुई। ये 50वीं मीटिंग थी आरबीआई की इसको लेकर। और इसमें इसकी लिमिट अब बढ़ा दी गई है, 1 लाख से बढ़ाकर इसको सीधे 5 लाख कर दिया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि अब से अगले साल से, इस साल का तो खैर टैक्स पेमेंट वाला 31 जुलाई तक ही था, वो हो गया पूरा। अगले साल से अगर आपको टैक्स पे करना होगा तो आप यूपीआई के थ्रू 5 लाख रुपए तक का भी कर पाओगे पे टैक्स आराम से। इतना ही नहीं, इसमें एक और फैसला ये लिया गया है, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर यूपीआई नहीं यूज कर रहा है तो वो दूसरे उपभोक्ता से भी, जो कि यूपीआई यूज कर रहा है, उससे भी अपना टैक्स पे करवा सकता है। आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। आरबीआई के गवर्नर हैं इस टाइम पे शक्तिकांत दास। ये 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के। शक्तिकांत दास को साल 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर का टाइटल भी दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक नई मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हुई। तो इस नई मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को अनचेंज रखा गया। मतलब एक बार फिर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया है। तो ये 6.5% पर अपरिवर्तित इसको रखा है। तो ऐसा कौन सी बार ये हुआ कि लगातार आरबीआई ने रेपो रेट अनचेंज रखा है, मतलब चेंज नहीं किया है? तो ये लगातार 9वीं बार की मॉनेटरी पॉलिसी है इस बार, जब आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% ही रखा है। रेपो रेट का मतलब क्या होता है? ये वो रेट होता है जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दूसरे बैंकों को लोन देने का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इनको मान लीजिए कि अगले 6 महीने के लिए 1,000 करोड़ की धनराशि चाहिए आरबीआई से। तो ये जो पैसा आरबीआई देगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, ये रेपो रेट पर देगा। कहने का मतलब यह है कि जब 1,000 करोड़ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को वापस करेंगे तो उसके ऊपर 6.5% का ब्याज लगाकर ही वापस करेंगे। और रिवर्स रेपो जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। जब नेशनलाइज बैंक या कोई भी बैंक आरबीआई के पास अपना पैसा रखता है, उस केस में जब आरबीआई वापस करता है तो जो पैसा आरबीआई वापस करेगा उसमें रिवर्स रेपो रेट का ब्याज लगाकर वापस करेगा। ध्यान रखें, रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया है 80 वर्ष की उम्र में। ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रह चुके थे और इन्होंने 2 कार्यकाल सर्व किए हुए हैं। और ये लेफ्ट फ्रंट ऑफ कंजिक्यूटिव विक्ट्रीज के लिए जाने जाते थे। और पहली बार जो इन्होंने सरकार बनाई थी अपनी, साल 2001 में सरकार बनाई थी, तब ये 5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहे।
उसके बाद 2006 में एक बार फिर से विधानसभा के इलेक्शन जीते पश्चिम बंगाल में, तो फिर से मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद 2011 में फिर इनकी सरकार नहीं आई, तब से ममता बनर्जी की सरकार है पश्चिम बंगाल के अंदर। और जब इनकी सरकार बनी थी, तो उस टाइम पर पूरे भारत में सबसे ज्यादा टाइम पीरियड पर तक सर्व करने वाले मुख्यमंत्री ज्योति बसु उस टाइम पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। तो एक तरीके से जब इन्होंने वहां पर पहली बार अपनी सरकार बनाई थी, तो काफी जद्दोजहद करके सरकार अपनी बनाई थी। आप ये बोल सकते हो पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है उसके अंदर एक बहुत बड़ा नाम बुद्धदेव भट्टाचार्य थे। तो इनका जब इनकी सरकार थी, तो आप ये समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल के अंदर सिंगूर में टाटा नैनो का जो प्लांट लगाया गया था उसका श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। इवन इतना ही नहीं, ये पश्चिम बंगाल के अंदर नंदीग्राम में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए भी प्लान कर रहे थे। ये कौन सी भारतीय कंपनी है जिसने ब्रिटेन की डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ पार्टनरशिप करी है? तो ये है मुथूट कैपिटल सर्विसेज। अब इन्होंने पार्टनरशिप किस लिए करी है? तो ध्यान रखिए, जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ब्रिटेन का, इससे मुथूट कैपिटल सर्विसेज लोन लेने का काम करेंगी। और मुथूट कैपिटल सर्विसेज भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेकर आ रहे हैं, और ये जो पैक्ट साइन हुआ है, ये करीब करीब 100 करोड़ रुपए का लेन देन होगा इस पैक्ट के अंतर्गत दोनों को। मुथूट कैपिटल पहले ही ये क्लियर कर चुका है कि ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भारतीय मार्केट में अपने स्पेशली एक बड़े लेवल पर लेकर आएंगे, जिसके लिए इन्हें 200 करोड़ की आवश्यकता है। मुथूट कैपिटल की स्थापना 1994 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कोची, और इसके सीईओ हैं मैथ्यू मार्कोस। क्या नाम है? मैथ्यू मार्कोस। पेरिस ओलंपिक्स 2024 चल रहे हैं, और इसमें इस बार जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो वो केवल गोल्ड मेडल ही नहीं जीता है, इन्होंने आज तक के सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं और एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। ये है पाकिस्तान के खिलाड़ी, इनका नाम है अरशद नदीम। और आपको पता है इन्होंने कितने मीटर भाला फेंका है? इन्होंने 92.97 मीटर भाला फेंका है और गोल्ड सिक्योर किया है इस बार। नीरज चोपड़ा पहले से ही इंजरी में चल रहे थे, और बाद में भी इन्होंने इंटरव्यू के दौरान, कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया। और नीरज चोपड़ा ने इस बार जो भाला फेंका है, ये 89.45 मीटर फेंका है। तो आप समझ लीजिए गोल्ड और सिल्वर में कितने अंतर रहा। तो इसके अलावा भी, इतने अंतर के बावजूद भी, बाकी और कोई दुनिया का ऐसा खिलाड़ी नहीं था जो कि इन दो खिलाड़ियों के बीच में हो। और जो तीसरे नंबर पे रहे हैं वो रहे हैं एंडरसन पीटर्स। ये ग्रेनाड के हैं खिलाड़ी, और इन्होंने 88.5 मीटर भाला फेंका है और ब्रोंज मेडल सिक्योर किया है। ध्यान रखें, अरशद नदीम ने जो करीब 93 मीटर का भाला फेंका हुआ है, ये अपने आप में विश्व रिकॉर्ड हो गया है। दुनिया के किसी भी खिलाड़ी ने इतने मीटर तक भाला आज तक नहीं फेंका। ये कौन सा देश है जहां पर 2024 की वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली आयोजित करी जाएगी? तो ये देश है भारत। इस बार इसका आयोजन भारत में किया जाएगा, और इसकी शुरुआत जो होगी ये 15 अक्टूबर से होगी, और 24 अक्टूबर तक ये कॉन्फ्रेंस आयोजित करी जाएगी। इसका मेन उद्देश्य ये है कि हम सभी को पता है 5G जनरेशन चल रही है, 6G लॉन्च होने वाला है। पूरे दुनिया के 193 देशों से, आप ये समझ लीजिए, 2000 से ज्यादा लोग भारत में आएंगे डेलीगेशन के लिए। और मेन पर्पस ये है कि यहाँ पर इस बात पर विस्तार से चर्चा होगी कौन कौन से देश हैं जो कि 6G टेक्नोलॉजी अपनी खुद की लॉन्च कर रहे हैं, और कौन कौन से देश होंगे जो कि इनसे टेक्नोलॉजी परचेज करने का काम करेंगे। फिलहाल आपको बता दूं, भारत परचेज करने वालों की लिस्ट में नहीं है। भारत अपनी खुद की 6G टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश करने की ओर है, जिसमें जियो हो गया, एयरटेल हो गया, BSNL हो गया, ये सभी आगे हैं। ये कौन है जो कि PMO, प्रधानमंत्री ऑफिस में एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट पे अपॉइंट किए गए हैं? तो हाल फिलहाल मैं आपको बता दूं, जितने भी टॉप सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी जो अपॉइंटिंग्स हैं, जो उनके पोजीशनिंग है, उन सबको एक बार रीशफल कर दिया गया है। सबकी ड्यूटी इधर से उधर चेंज कर दी गई है। और एडिशनल सेक्रेटरी अब से होंगे अमित सिंह नेगी। अमित सिंह नेगी एक सीनियर IAS अधिकारी हैं, 1999 बैच के, और इनका कैडर है उत्तराखंड। इससे पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर भी कार्यरत रह चुके हैं। तो अब ये PMO में एडिशनल सेक्रेटरी होंगे। और इसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत सारे
डायरेक्टर जनरल, बहुत सारे एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज, इन सभी के बहुत ज़्यादा पोस्टिंग्स रीसफल हुए हैं। आप ये समझ लीजिए कि करीब ये 25 से 30 लोगों से भी ज़्यादा की लिस्ट है। वो सब मैंने पीडीएफ में दे दिए, तो आप एक बार पीडीएफ से उसे ज़रूर देख लीजिएगा। डीबीएस बैंक, जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, इसके नए सीईओ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो अब से इसके नए सीईओ होंगे टेन सुसान। क्या नाम है? टेन सुसान। और अभी तक डीबीएस बैंक के सीईओ हैं पीयूष गुप्ता। आपको पता है पीयूष गुप्ता कब तक सर्व करेंगे? इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है मार्च 2025 में। तो क्योंकि पूरे दुनिया भर के बैंक इस पॉलिसी को इस टाइम पर मान रहे हैं कि जो भी नया सीईओ हो उसका अपॉइंटमेंट मिनिमम 6 महीने पहले हो जाए, तो उसी की मार्च 2025 में रिटायर होंगे, उनकी जगह पर टेन सू चान आ जाएंगे। डीबीएस बैंक की स्थापना 1968 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर और सीईओ हैं पीयूष गुप्ता। पुडुचेरी के 25वें लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो अब से इसके नए लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं के कैलाश नाथन। और ये काफी एक लंबा अरसा हो गया था जब पुडुचेरी में कोई भी परमानेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं थे। आपको ध्यान दिला दूं, साल 2021 तक किरण बेदी पुडुचेरी की परमानेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर थी। 2021 में उन्होंने रिजाइन दे दिया था। उसके बाद से तेलंगाना की जो गवर्नर थी तमिलसाई सुंदराजन, उनको पुडुचेरी का अतिरिक्त पदभार दे दिया गया था। तो पिछले 3 सालों से तमिलसाई सुंदराजन ही लेफ्टिनेंट गवर्नर थी अतिरिक्त रूप में। अब परमानेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं और ये 25वें लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। के कैलाश नाथन प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और कब? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस टाइम पर ये पीएम नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से आप मेरा जीएसजीके का फाउंडेशन बैच अवेल कर सकते हैं। आपको पता है 1 महीने से भी अब कम समय बचा हुआ है। 9 सितंबर से आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम चालू है। तो आप मेरे इस जीएसजी के फाउंडेशन बैच से अगले 15 से 20 दिन में बहुत आराम से सिलेबस खत्म करके उसके बाद प्रैक्टिस भी करके एग्जाम में जा सकते हैं। ये बैच आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन का काम करेगा। आप एग्जाम कोई भी दे रहे हो, किसी भी राज्य का स्टेट पीसीएस हो या फिर किसी भी राज्य का पुलिस का एग्जाम हो या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए ये कारगर है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रेलवे का एग्जाम भी फिल किया है, वो भी इससे अपना पूरा जीएस कवर कर सकते हैं। इस बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। 50% का डिस्काउंट चल रहा है, आप उसे अवेल कर सकते हैं इस टाइम पे। अब मेरा आज का सवाल आपसे है, सोमगो झील पक्षी अभयारण्य, जिसको बोलते हैं सोमगो लेक बर्ड सेंचुरी, ये कौन से राज्य में स्थित है? जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए जल्दी से। बैच में मैंने क्या क्या कवर किया हुआ है वो सारा सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं। और जल्दी आप इसका लाभ उठा लीजिए क्योंकि हर टाइम पर ऑफर नहीं रहता है। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।